हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम एमसीक्यू बैंक में फर्दर आगे बढ़ेंगे। और वीडियो बहुत लेट आने की वजह ये है क्योंकि मैंने अपडेट भी डाला था कि कैमरा जो है वो ख़राब हो गया था। और ये कैमरा 2-3 दिन से रिपेयर पे गया है और वो अभी तक नहीं आया है। और क्योंकि पेपर पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लेते हुए एक नया कैमरा ही खरीद लिया है। क्या करता, मजबूरी है। वो आया है, अभी उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, लेंस खराब हो गया था उस कैमरे का। क्योंकि वो झिलमिल-झिलमिल सा कर रहा था, आपने पुरानी वाली वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो 3 दिन से मैं लगातार कुछ नहीं कर रहा। मतलब मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा, क्योंकि बिना कैमरे के आप वीडियो नहीं बना सकते, ऑब्वियस है। और इतना नुकसान हो रहा था पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, मैं भी नहीं पढ़ा पा रहा था। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे सीएमए फाइनल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि सर वीडियो कब आएगी वगैरह। तो काफ़ी प्रेशर आने के बाद मैंने कहा भाई छोड़ो उस कैमरे को, आएगा आएगा ठीक है, नहीं तो नया मँगाओ। नया मँगाया है, तो 3 दिन के अंदर मैंने आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, जिससे आपका जो बीच में क्लास नहीं हो पाई वो हो जाएगी। तो सर मैं आपके लिए क्या ऐसा लेकर आया हूँ जिसमें आपका जो एमसीक्यू है वो और आसान हो जाए। जनरली हम जब एमसीक्यू करते हैं तो मैं आपको जो समझाता हूँ, आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो पहले ही केस के अंदर हुआ क्या था कि मैं आपको क्वेश्चन तो समझा रहा था, आंसर समझा रहा था, सब कुछ समझा रहा था। बट आज से अगर 3 दिन बाद अगर आप आज वो बाकी के पहले 28-29 एमसीक्यू जो मैंने आपको कराया, अगर वो करते हो आप, तो आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने जो आपको समझाया था वो क्या था। तो इसीलिए जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको मैं हिंदी में लिख के ले आया। एंड हियर इज़ द न्यू पार्ट, जो पहली बार यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आ रहे हैं, मैं लेकर आ रहा हूँ, वो है लॉ एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। जिसके अंदर आपको फाइनल आंसर क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइनल आंसर क्या है और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो जो चीज़ अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ती है। आप अब इसको फाइनल आंसर समझ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी आप भूल जाते हैं, तो जो मैंने वीडियो में पढ़ाया वो मैंने लिख दिया है पहले ही। तो हियर इज़ द न्यू इनोवेशन, एक नई चीज़ जो इस सीएमए जर्नी के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं। एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं करता इन अ रिटन फॉर्मेट, इन अ हिंदी फॉर्मेट। पहली बार दीपक क्लासेस आपके लिए लेकर आया है। कुछ ना कुछ तो करना था। ये करा हमने। दोस्तों, ये है एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। सर ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा कहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। क्योंकि अगर मैंने अभी आपको ये पीडीएफ दे दी, फिर आप नहीं देखेंगे क्लास। फिर आप क्लास नहीं देखेंगे, कहेंगे पीडीएफ मिल गई, चलो हटाओ आप करते हैं खुद। ये मतलब ही नहीं है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आपको मैं नेक्स्ट जो लास्ट क्लास होंगी हमारी एमसीक्यू बैंक की, उसमें बताऊंगा। ठीक है। और चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया था, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। जिसके अंदर मैंने आपसे पहला क्वेश्चन जब करा रहा था तो वहाँ पर देखा था, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन राइट और नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आंसर क्या है, ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस इंडिया में क्या है। फाइनल आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अब आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 और 31 के थ्रू फंडामेंटल राइट था, लेकिन जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 301 में कॉन्स्टिट्यूशन राइट लीगल राइट बनाया गया। अब किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं ली जा सकती, लेकिन राइट अब फंडामेंटल राइट जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? तो पूरा एक्सप्लेनेशन करा हुआ है। तो जब भी हम कोई चीज़ लेकर आते हैं वो यूनिक है। अब ये जो भी है, पर स्टार्ट तो हमने कर दिया। ठीक है। चलो, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको पहला चैप्टर का करा दिया था। मैंने पहले चैप्टर का करा दिया था, फिर भी मैंने पहले चैप्टर का बनाया। क्यों? क्योंकि भाई फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन, भाई 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, उसको भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा जल्दी, टाइम नहीं मिला मुझे इतना। तो आज मुझे आपको कराना है क्वेश्चन नंबर 29 से, क्वेश्चन नंबर 29 से। ठीक है। इसमें भी जल्दी मैं एमसीक्यू ऐड ऑन, मतलब नंबर स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, उतना टाइम नहीं मिला, मैंने जैसे तैसे कर दिया स्टार्ट, क्योंकि मैंने मंगा लिया था, मुझे स्टार्ट करना था जल्दी जल्दी। चलो, कई आंसर बुक के अंदर गलत भी है, तो उनको ठीक भी करा है मैंने। और गलत क्यों है उसका रीजन भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है ना।
ये रहा, यहाँ से acceptance must be valid, acceptance to be valid, acceptance to be valid must be absolute, be unqualified, both be absolute and unqualified and be conditional. तो एब्सोल्यूट जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, बोथ एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्सेप्टेंस तब वैलिड होता है जब वो अनकंडीशनल हो। अगर एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन ऐड हो जाए तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस प्रपोजल के सेम टर्म में होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब एक तरीके का कि जितनी ज़रूरत है उतना, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतना, ठीक है। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट को क्लियर और अनफोर्सिबल बनाती है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर कहीं पर एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन है, भाई मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तू मेरी ये कंडीशन मानेगा। अगर कहीं पर भी कंडीशन के अंदर लीगल एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन आती है, फिर वो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं मान जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड कंपलसरी है। ये आपका राइट आंसर। अब प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा बाय नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन, फोरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस या ऑल ऑफ द अबव। क्या कहता है, एक प्रपोजल क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉ के हिसाब से प्रपोजल एक्सेप्ट करने की वैलिड मोड कौन सी है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के अंदर ये कि आपने एक्सेप्टेंस का नोटिस कर दिया है, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल जो दिया था उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी है, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, या फिर एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस करके आपने कर दिया। जैसे कि इसमें पढ़ो, प्रपोजल एक्सेप्ट नोटिस के थ्रू वर्बली या रिटर्न में कम्युनिकेट किया जा सकता है। कभी कभी प्रपोजल में कंडीशन होती है जिससे परफॉर्म करने से एक्सेप्टेंस हो जाती है। अगर आप प्रपोजल के अंदर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें आपने परफॉर्म भी करी, तब भी हम उसको एक्सेप्टेंस ही मान लेते हैं। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कंसीडरेशन एक्सेप्ट किया जाए तो तभी एक्सेप्टेंस माना जाता है। अब आपने प्रपोजल दिया, मैंने आप रेसिप्रोकल उसमें करा, तो उसमें आपने एक्सेप्ट परफॉर्म कर दिया उसको, तो वो भी एक तरीके का एक्सेप्टेंस है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस के मल्टीपल वैलिड फॉर्म को अलाउ करता है। एक्सेप्टेंस का एसेंस होता है कि प्रपोजल को लीगली एग्री करना, इसलिए 3 ऑप्शन एक वैलिड मोड है। मतलब 3 ऑप्शन एक सही है कि अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो थ्रू वर्बली या रिटर्न कम्युनिकेशन देकर, वो भी एक एक्सेप्टेंस का पार्ट है। अगर आप प्रपोजल में कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैंने कोई प्रपोजल आपको दिया, उसमें कोई कंडीशन है, उसको आपने परफॉर्म ही करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी एक एक्सेप्टेंस का पार्ट है। अब तो करने लग गया, परफॉर्म ही करने लग गया, तो उसका मतलब क्या, एक्सेप्टेंस है। इसके बाद अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कंसीडरेशन एक्सेप्ट किया गया है, भाई मैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस दे रहा हूँ और आपने उसका कंसीडरेशन जो था वो आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी एक प्रपोजल का एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है जी। कंपिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू, कंपिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल कैपेसिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। है ना समझ में? तो इसलिए एक एक चीज को बहुत बारीकी से करा गया है। कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन पढ़ने पर 90% बच्चे समझ ही नहीं पाता क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल कैपेसिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ द माइंड। आंसर क्या है, क्या पार्टी की एज पर डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, साउंड माइंड पे डिपेंड करता है, या दोनों, एज और साउंड माइंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा हुआ है आपको एज भी होना चाहिए और साउंड माइंड, 18 साल से ऊपर भी होना चाहिए और साउंड माइंड भी होना चाहिए। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंपिटेंट पर्सन वो है जो मेजर हो। मेजोरिटी का मतलब है 18 साल या 21 साल स्पेशल गाइडेंस केस के अंदर, याद है आपको, होता है। इसके अलावा पर्सन का साउंड माइंड भी होना जरूरी है। अनसाउंड माइंड वाले लोग वैलिड कंसर्न नहीं दे सकते। इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंस का क्राइटेरिया ही नहीं होता है कॉम्पिटेंस के अंदर। कौन कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके लिए इंटेलिजेंस होना जरूरी नहीं है। अगर आप साउंड माइंड है और आप 18 साल से ऊपर हो या 21 साल स्पेशल गाइडेंस के केस के अंदर, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज और साउंड माइंड दोनों रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इन लॉफुल अनलॉफुल द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 24 शैल बी। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करा हुआ मैंने। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट अनलॉफुल हो तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होता है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों वॉइड बन जाता है। अगर एक पार्ट भी अनलॉफुल हो जाता है तो वो वॉइड माना जाता है।
सर रीजन सेक्शन 24 कहता है कि अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्टिव का कोई पार्ट अनलॉफुल हो तो वो वैलिड नहीं रहता है। लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड का मतलब है एग्रीमेंट लीगल इफेक्ट नहीं रखता है, इस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, वॉइड का मतलब पता है कि आप कोर्ट में जाके उस पर स्यू नहीं कर सकते, इसलिए हम वॉइड कहेंगे। ये रूल पब्लिक पॉलिसी और लीगल प्रोटेक्शन के लिए है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल प्रोटेक्शन के लिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाओ कि कल को आप उसको लीगली चैलेंज कर पाओ, है ना। ये नहीं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब आप कोर्ट में केस करने जा रहे हो तो वो तो वॉइड निकला, आप कोर्ट में केस ही नहीं कर सकते। अब उसने आपको धोखा दे दिया भाई, हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसको वॉइड कहा। आगे, when the consent is caused by the undue influence the contract under section 19A is क्या है। अब क्वेश्चन पहले समझो कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट लीगली क्या होते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट लीगली क्या होते हैं। सर वॉइडेबल होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सारे वॉइडेबल के ही पार्ट है। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल क्या होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी दूसरी पर डोमिनेशन यूज करके कंसेंट लेती है। कंसेंट फ्री नहीं होता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इरेगुलर हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। ऑब्वियस है, जहां पर एक पार्टी का कंसेंट नहीं है, फोर्स करके ही कंसेंट लिया जा रहा है, तो वो वॉइडेबल माना जाता है। लो वीक पार्टी को चॉइस देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे या कंटिन्यू रखे। वॉइडेबल के अंदर यही होता है ना कि दूसरी पार्टी को हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब विक्टिम कैंसिल कर सकता है, कोर्ट भी रिस्टिट्यूट के ऑर्डर दे सकती है। विक्टिम कैंसिल कर सकता है, चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, या कोर्ट भी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है जी, वॉइडेबल। व्हेन द कंसेंट, सॉरी इसका वॉइडेबल नहीं है, इसका वॉइडेबल है। हु इज कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है। आ जाओ, ये पूछ रहा है कौन सा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायक होता है। पहला, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। क्यों, क्योंकि बाकी में माइनर नहीं होता, लुनेटिक पागल नहीं होता, और प्रुडेंसी ह्यूमन, ये क्या होते हैं। बेसिकली इसका मतलब बेसिकली कहा जाएगा पुरदानसीन ह्यूमन। ये वो ह्यूमंस होती है जो बेसिकली पर्दे में रहती है। अरे यार ये तो ब्लर कर रहा है, एक मिनट ठीक कर। पुरदानसीन ह्यूमन, पुरदानसीन ह्यूमन का मतलब वो ह्यूमन जो ज्यादातर पर्दे में रहती है, सामाजिक उनको कोई वो नहीं है, समाज सोशल से कुछ नहीं, ज्यादातर घर में रहती है और घर में ही रहती है, उसको बाहर जाना अलाउड नहीं होता। ये पुराने जमाने की बात है, ये अलाउड नहीं है यहाँ पर। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो पर्सन एप्लीकेबल होता है, कॉम्पिटेंट है, जो पर्सन ऑफ साउंड माइंड हो। ठीक है ना, इसकी तो बात ही नहीं होती हमारे यहाँ पर। व्हेन आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है। ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या बताऊं मैं। ये पूछ रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एलिमेंट कौन कौन से है। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे हैं। जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी होना चाहिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything, it is known as, क्या कहते हैं। जब भी, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि किसी काम को करने की इच्छा एक्सप्रेस करना क्या कहता है। प्रपोजल, प्रपोजल की डेफिनेशन है, ये लिखवाई भी हुई क्लास के अंदर। सेक्शन 2A कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है तो वो प्रपोजल होता है। ऑफर भी प्रपोजल का ही दूसरा नाम है, लेकिन एग्जैक्ट लीगल वर्ड प्रपोजल है। एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस के बाद बनता है, पहले नहीं। एग्रीमेंट जब एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा, तब हम उसको एग्रीमेंट कहा जाए। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड लीगल ऑब्लिगेशन हो। तो ये पूरी और डिटेल में मैंने कहानी लिख दी। तो प्रपोजल की डेफिनेशन थी ये, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेजनिंग एग्रीमेंट। व्हाट इज द वेजनिंग एग्रीमेंट के क्या इफेक्ट है। ये क्वेश्चन बताता है कि वेजनिंग एग्रीमेंट कौन सा होता है, जहां पर जुआ सट्टा टाइप कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, एग्रीमेंट हो। का लीगल स्टेटस क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के अंदर कौन कौन सा आया। ये एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, कोई भी हम सूट फाइल नहीं कर सकते। वॉइड होते हैं पर लीगल नहीं हो, इलीगल नहीं होते, वॉइड कहते हैं इनको हम। कि भाई तुमने सट्टा लगाया, ठीक है,
तुमने सट्टा लगाया और अब वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा था, आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि सट्टा लगाया था भैया पैसे नहीं दे रही है, देखो कोर्ट पे कर लिया, नहीं, वॉइड कह सकते हैं, वॉइड है, कोर्ट पे केस नहीं कर सकते आप इसके, ऑल ऑफ द अबव, सट्टा तो लगी रहे, आपको देखा होगा। वेजिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, इस पर कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इलीगल नहीं होते एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसको इलीगल कहा गया है, ठीक है, बट बाकी स्टेट्स के अंदर ये इलीगल नहीं है। लीगल होने पर पनिशमेंट होती है, पर वॉइड होने पर नहीं, कंसिडर अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए लॉ उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए सब एग्रीमेंट, सब स्टेटमेंट सही है, ऊपर की दी गई सारी स्टेटमेंट सही है, ये इलीगल नहीं है, महाराष्ट्र में ही इसको इलीगल बनाया गया वेजिंग एग्रीमेंट, बाकी जगह ये वॉइड कहलाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट प्लस अ लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन, कंसेशनस एड एडम या एन एग्रीमेंट प्लस अ लीगल ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच कहता है कॉन्ट्रैक्ट वो होना चाहिए जहां पर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सेबल, डेफिनेशन सिंपल है, सिर्फ एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जरूरी है, इसलिए फॉर्मूला है एन एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, सिंपल सा, आगे की मैंने और लिखवा दिया, लिखना चाहो लिखना से एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट एंड रिजल्ट इज एन ऑफर, इनमें से कौन सा ऑफर है। एन एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड द लॉस्ट डॉग ऑफ एडवर्टाइजर, एक एडवर्टाइजमेंट करी कि मेरा जो पालतू कुत्ता है वो खो गया है, ठीक है, अब इसको जो भी आप इसको ढूंढ के लाएगा मुझे देगा, उसको हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे, ये एक ऑफर का है। रिवॉर्ड एडवर्टाइजमेंट एक जनरल ऑफर होता है जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि आपने एक इश्तेहार दिया, जबकि इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता एक जनरल ऑफर। यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर के अंदर हम इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को, तुम आओ हमें और ऑफर दो, ठीक है ना, तो ये ऑफर नहीं है। सिर्फ नेगोशिएशन का स्टेप होता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन सिर्फ प्लान बनाता है, ऑफर नहीं बनाता। जब ये बाकी बातें कर रहे हैं कि ये जो आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है ये प्लान करता है, ऑफर नहीं देता। इनविटेशन टू ऑफर कहता है कि तुम आकर हमें ऑफर दो। ये वाला जो पोर्शन हम इसलिए सही कर रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑफर दे रहे हैं और एक जनरल ऑफर है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑफर मेड इन अ जोक, अगर आप कोई जोक में किया गया ऑफर वैलिड नहीं होता। मैंने एक मजाक किया और उसमें मैंने मजाक मजाक में कहा कि भाई तू ये कर दे, मैं ऑफर ये दे रहा हूँ कि ये कर दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, ये वो एक ऑफर कंसेंट जेन्युइन नहीं होती। रिवॉर्ड ऑफर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है, इसलिए रिवॉर्ड एडवर्टाइजमेंट ही वैलिड ऑफर बनाता है, ठीक है। A special offer can be accepted by, and special offer can be accepted by, जिसके लिए वो ऑफर दिया जाता है वो द पर्सन होम इट इज मेड, जिस पर्सन के लिए ऑफर बनाया जा रहा है वही उसको एक्सेप्ट करेगा। मैंने आपसे बोला कि आप मेरे ये पैनल खरीदोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप ही एक्सेप्ट करना, और किसी के लिए नहीं है। स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस होता है, इसलिए कोई थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस सेम पर्सन से ही वैलिड होती है जिसको ऑफर दिया गया है। ये रूल कम्युनिकेशन क्लैरिटी और इंटेंशन रिक्वायरमेंट को इंश्योर करता है। जनरल ऑफर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट हो सकता है पर स्पेशल ऑफर नहीं हो सकता, इसलिए एड्रेस पर्सन ही एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर जो है एडवर्टाइजमेंट वाला वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेशल ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको लिए ये ऑफर बनाया गया है, पर्सन टू होम इट इज मेड। एन एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब बट ऑफर डिसाइड टू कीप क्वाइट इन सच केस देयर इज। पहले इसका मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में ना हो और ऑफरर चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता। अगर एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में नहीं दे रखी, प्रिस्क्राइब मोड में ना हो और ऑफरर चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता। फाइनल आंसर है अ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर ऑफरी रॉन्ग मोड में एक्सेप्टेंस भेज दे तो ऑफरर जो है ऑब्जेक्ट कर सकता है। अगर ऑफरर ऑब्जेक्ट नहीं करता और चुप रहता है तो लॉ कहता है एक्सेप्टेंस वैलिड मान ली जाती है। भाई मैं आपको एक रॉन्ग मोड में ऑफर दे रहा हूँ, आप कुछ नहीं, आपने उसको कुछ भी नहीं बोला, आप चुप रहे कि भाई गलत मोड है, भाई ढंग से सही तरीके से ऑफर दे, आपने नहीं बोला, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, फिर एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। साइलेंस का मतलब यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ मोड डिफेक्ट होता है
ऑफरी के पास राइट था एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, पर उसने रिजेक्ट नहीं किया, वो चुप रहा, तो हम उसे एब्सेंट माना। साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस, इसलिए एक्सेप्टेंस इफेक्टिव हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर ऑफरी चुप रहेगा। गलत मोड में दोगे, आप चुप रहे, तो हम आपको ऑफर हम कहेंगे वैलिड मोड। देयर इज अ काउंटर ऑफर व्हेन as the offeree give condition for acceptance or introduce a fresh term in acceptance, the offeree make a fresh offer, the offeree make a some query and the offeree accept it। क्या बोला, कह रहा ये पूछ रहा है कि कौन सी सिचुएशन में काउंटर ऑफर क्रिएट होता है। काउंटर ऑफर कर दिया, मैंने ऑफर दिया, फिर आपने ऊपर के में ऊपर मुझे वो ऑफर दे दिया। द ऑफरी गिव कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस और इंट्रोड्यूस अ फ्रेश टर्म इन द एक्सेप्टेंस। मैंने आपसे कहा कि आप मेरी कार खरीदोगे 10 लाख रुपए की, आपने कहा नहीं नहीं मैं 8 लाख की खरीदूंगा, दे रहा तो दे दो। ये है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर तब होता है जब ऑफरी ओरिजिनल टर्म पर एग्री नहीं करता। मैंने कहा 10 लाख की कार खरीदोगा, आपने एग्री नहीं करा। अगर वो नई टर्म ऐड करे या कंडीशन रखे तो ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट हो जाता है और ये लीगल पोजीशन में मॉडिफिकेशन एक्सेप्टेंस काउंटर ऑफर प्रपोजल बन जाता है। आपने कहा नहीं 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 सर, मैं ये 10 लाख की नहीं खरीदूंगा, मैं 8 लाख की खरीदूंगा, आप बताओ आप देना चाहते हो तो। ये है काउंटर ऑफर। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने पहले ऑफर दिया उसको आपने टर्मिनेट कर दिया, तो काउंटर ऑफर प्रीवियस ऑफर को टर्मिनेट कर देता है। ऑफर अब नई टर्म एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, इसलिए कंडीशन ऐड करना काउंटर ऑफर होता है। जब भी किसी ऑफर के अंदर दूसरी पार्टी ने कोई कंडीशन ऐड कर दी, नहीं 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 ये कंडीशन होगी तभी मैं खरीदूंगा। जैसे हमने मेरे एक फ्रेंड था, उसकी मैंने कार खरीदने गए हम, पुरानी कार, तो हमने उस पर कंडीशन लगाई कि सर देखो आपने जो 3,25,000 रुपए की कार पड़ी थी, हमने कहा सर ये कभी हम आपका ये खरीदते हैं जब आप इसकी हमें सर्विस कराकर या सर्विस रिकॉर्ड देकर आप करोगे तो हम खरीदेंगे, और वो भी 3,25 में नहीं खरीदेंगे, 3 लाख में खरीदेंगे। तो ये हमने काउंटर ऑफर दिया, कंडीशन भी लगाई और प्राइस के अंदर भी कंडीशन लगा दी। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस मे बी रिवॉक बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस मे बी रिवॉक बाय द एक्सेप्टर। क्या एक्सेप्टेंस रिवॉक की जा सकती है एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच द ऑफरी, आफ्टर द लेटर एक्सेप्टेंस रीच द ऑफरी या बिफोर द डेट ऑफ द एक्सेप्टर। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, मैंने ये मैं इसलिए लिखवाया क्योंकि मैं इसको हिस्सा पढ़ाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेप्टेंस को लीगली कौन से स्टेज तक रिवोकेशन पॉसिबल है। फाइनल आंसर बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच द ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंचने से पहले रिवोक किया जा सकता है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन तब तक पॉसिबल होती है जब तक एक्सेप्टेंस ऑफर तक पहुंची ना हो। एक्सेप्टेंस ऑफर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होती है जब एक्सेप्टेंस लेटर एक्चुअली उसके पास रीच हो जाए। जब लेटर पहुंच जाएगा तब हम एक्सेप्टेंस मानेंगे, अभी लेटर पहुंचा नहीं तो तब तक रिवोक की जा सकती है। ठीक है, बाकी आपके लिए पढ़ लेना। एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल अ थिंग बाय ऑक्शन इज, क्या होता है अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कह रहा हूँ कि मुझे कुछ वो बेचना है ऑक्शन के थ्रू, उसके क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट लीगल ऑफर होती है या नहीं। ये क्या होती है, एक इनविटेशन टू ऑफर होती है। एग्जांपल है इनविटेशन टू ऑफर, हमने क्लास में डिस्कस भी करा था। ऑक्शन एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बायर को बिडिंग के लिए इनवाइट करती है, ये एक लीगल ऑफर नहीं होता बल्कि इनविटेशन टू ऑफर होता है। एक्चुअल ऑफर बिडर ऑक्शनरी को देता है, ऑक्शनरी एक्सेप्टेंस हार्म ऑफ द फॉल के थ्रू देता है। ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट कर दी, ऑक्शन होगा, कार बेचने की ऑक्शन है, आपने ऑफर अब देखिए, तब अगला पर्सन ऑफर देता है, ठीक है, उसको ऑफर कहते हैं। पर हमने जो उसको बुलाया कि तुम आओ हमें ऑफर दो, ये है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। एक मेक एन ऑफर टू बी ऑन 10th बाय अ लेटर विच रीच बी ऑन 12। 10 तारीख को ऑफर का एक लेटर भेजा गया, 12 को वो रीच हो गया। बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 14 रीच ए टू 16। अब बी ने उस लेटर का एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर बी ने 14 तारीख को पोस्ट करा और 16 तारीख को ए के पास पहुंचेगा। द कम्युनिकेशन ऑफ टेक्शन इज कंप्लीट अगेन से। ए के पॉइंट पे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, मैं आपको थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करा हुआ, जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन रूल पे अप्लाई करते हुए पूछ रहा है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट मानी जाती है, पहले सुनो कॉन्सेप्ट बताओ। ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है। पहुंच गया नहीं, पोस्ट कर दिया, उसके बाद उसको रोक थोड़ी पाएगा वो। आज मैंने 14 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, अब आपके पास 16 को पहुंच रहा है, मैंने आज पोस्ट कर दिया ना, बस खत्म, आज ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। यहाँ बी ने एक्सेप्टेंस 14 तारीख को पोस्ट करी, इस डेट के बाद कैंसिल नहीं किया जा सकता। ए के लिए एक्सेप्टेंस इफेक्टिव 14 से ही हो गई, रीचिंग डेट तो 16 थी, ऑफर के लिए रेलिवेंट क्या है, पर इसलिए
ठीक है, 16 को पहुंचा कोई बात नहीं, रीचेगा वो 12 को, 12 सॉरी, रीच मतलब पहुंचेगा उसके पास 16 तारीख को, पर एक्सेप्टेंस उस दिन मान ली जाती है जिस दिन वो पोस्ट करता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। पर ऑफर के केस के अंदर उल्टा होता है, ऑफर के अंदर जब तक उसके पास नहीं पहुंचेगा लेटर रीच नहीं होगा। भले यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया 12 तारीख 10 तारीख को, पर पहुंचा 12 को, 12 को ही ऑफर माना जाएगा कि ऑफर पड़ेगा। वहां से क्या ऑफर भेजा वो तो जब आएगा हाथ में तभी तो पढ़ूंगा कि ऑफर है। अब मैंने यहीं पर एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए मैंने डिटेल चर्चा करी थी क्लास के अंदर। ठीक है, 14 तारीख को एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ऑफर कब माना जाता है? जब पहुंचे, जब रीच करेगा लेटर। एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है? रीच पे नहीं, जिस दिन पोस्ट कर दिया उस दिन एक्सेप्टेंस माना जाएगा, याद रखना। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, ऐसा एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के साथ होता है वो क्या होता है जरा बताइए सर? वॉइड होता है। इसके लिए आप ये पढ़ लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, अ प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू चैरिटी, द प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटी। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चैरिटी के लिए प्रॉमिस लीगल इन्फोर्सेबल होता है या नहीं। फाइनल आंसर है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये सर। क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चैरिटी के लिए गया गया प्रॉमिस नॉर्मली लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं होती। चैरिटी का मतलब है कि मैं आपको चैरिटी में दे रहा हूं और बदले में कोई उम्मीद थोड़ी लगा रहा हूं कि कुछ आएगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। ऑब्वियस है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन है ही नहीं, ये एक वैलिड एलिमेंट्स है ना, है ही नहीं, तो वॉइड माने जाएंगे। चैरिटी प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिसर को कोई लीगल बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। इसलिए जो भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती, जो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, मॉरल ऑब्लिगेशन होती है चैरिटी के अंदर। भाई मैं अपने मन से चैरिटी कर रहा हूँ, कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं। इसलिए जनरल रूल के हिसाब से चैरिटी प्रॉमिस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि मैं आपको चैरिटी करूंगा, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूं और बाद में मैंने चैरिटी नहीं करी तो आप कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है सर, दिस इज एन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कंसिडरेशन इज एन कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन कैसे भी हो सकता है? पास भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल था। अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन अ पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डूइंग समथिंग फॉर ही प्रॉमिस इज। क्या मतलब है जरा समझो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पास वॉलंटरी एक्ट पर कंपनसेशन का प्रॉमिस इंश्योरेबल होता है या नहीं होता। सेक्शन 25 सेक्शन 2 कहता है कि वॉलंटरी सर्विस के लिए लेटर प्रॉमिस वैलिड कंसेशन मानी जाती है। ये एक्सेप्शन है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का, ये एक्सेप्शन है रूल का, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसका एक एक्सेप्शन है कि भैया मैंने वॉलंटरी सर्विस दी थी, मैंने अपनी इच्छा से सर्विस दी है। कहता है कि वॉलंटरी सर्विस के लिए लेटर प्रॉमिस वैलिड कंडीशन मानी जाती है। पास्ट एक्ट प्रॉमिसर के बेनिफिट में होना चाहिए, प्रॉमिस क्लियर और डिफाइन होना चाहिए। ऐसा प्रॉमिस लीगल इन्फोर्सेबल होते हैं, इसलिए आंसर इन्फोर्सेबल है, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन नहीं है। एक प्रॉमिस टू कंपनसेट होली इन अ पार्ट, होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डूइंग समथिंग फॉर ही प्रॉमिसर इज। अब वो कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, अपनी इच्छा से करूंगा। ठीक है, तो ये इनफोर्सेबल है, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वॉइड बन जाएगा, पर उसने कहा कि पास्ट में भाई मैं आज इस दिन आपके लिए कर दूंगा, अब वो नहीं कर रहा है तो आप वो इनफोर्सेबल है, फिर आप उस पर केस कर सकते हो क्योंकि उसने एक वैलिड वॉलंटरी प्रॉमिस किया है। ठीक है, इनफोर्सेबल। वेयर कंसेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंट, अगर कंसेंट क्या है फ्रॉड के थ्रू या मिसरिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट के कारण बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी, पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लो, चाहे तो रिजेक्ट कर दो। वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। व्हेन बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज, क्या होता है देखो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब दोनों पार्टी एक एसेंशियल फैक्ट को लेकर गलत होते हैं तो एग्रीमेंट का लीगल स्टेटस क्या होता है? वॉइड होता है। एग्जांपल क्वेश्चन पर कंसेप्ट देखो। सेक्शन 20 कहता है म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ एसेंशियल फैक्ट एग्रीमेंट को वॉइड बना देता है। एसेंशियल फैक्ट का मतलब है वो फैक्ट जिसके बिना एग्रीमेंट का पर्पस ही फेल हो जाए। दोनों पार्टी गलत होना जरूरी है, एक पार्टी गलत हो और वॉइडेबल होता है।
अगर एक पार्टी गलत है, दूसरी पार्टी, अब दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना मिस्टेक के थ्रू, एक पार्टी की गलती थी, ठीक है, तो वो वॉइडेबल माना जाएगा। अगर दोनों ही पार्टी की गलती है फिर वॉइडेबल थोड़ी होगा, फिर वॉइड होगा, क्योंकि वॉइडेबल एक पार्टी की गलती हो तो उस पार्टी के पास ऑप्शन है, भाई आपकी गलती की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बना, आपकी गलती थी, तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं इसको कैंसिल करूँ या आगे कर लूँ, तो वॉइडेबल का। पर दोनों ही पार्टी की गलती है तो फिर क्या है, फिर तो कैंसिल ही होगा, फिर तो खत्म ही है फिर कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वॉइड कहा गया। लॉ इन केस में कॉन्ट्रैक्ट को बिगिनिंग से ही कैंसिल मान लेता है जहां दोनों ही पार्टी की इमेज है, बायलेटरल मिस्टेक वाला कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए सच एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। वॉइड का मतलब है एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वॉइड अब इनिशियो कहते हैं इसको, ठीक है जी, वॉइड है। व्हाट आर द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रॉड, ये पूछ रहा है फ्रॉड के एलिमेंट में कौन सा रिक्वायरमेंट सही है। फ्रॉड के एलिमेंट में देखा जाता है, अब रिप्रेजेंट और असर्टेन एंड इट मस्ट बी फॉल्स, अगर फ्रॉड है तो कुछ ना कुछ चीज है वो गलत बता रहा है, झूठा बता रहा है। रिप्रेजेंटेशन एक्शन मस्ट बी फैक्ट, मस्ट बी ऑफ फैक्ट, द रिप्रेजेंटेशन और assertion must have been made with the knowledge of its falsity and without belief, truth and reckless। एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। फ्रॉड में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, अगर कोई भी चीज फ्रॉड है तो हम कहेंगे भाई फ्रॉड तभी है जब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन एक फैक्ट के बारे में होना चाहिए, ओपिनियन नहीं, भाई फैक्ट के बारे में होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। भाई आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करो पर फैक्ट के, ओपिनियन नहीं दे रहे, फैक्ट के बारे में कोई ना कोई चीज फैक्ट के बारे में आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी, तब हम उसको फ्रॉड कहेंगे। रिप्रेजेंटेशन नॉनली फॉल्स था, बिलीव के बिना या रेकलेस होना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो फ्रॉड बन जाता है। फ्रॉड का इंटेंशन डिसीव करना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर एनी ऑफ द अबव। फ्रॉड का इंटेंशन क्या होता है, डिसीव करना होता है, कि मैं जानबूझकर चाहता हूं उसको इसके साथ फ्रॉड करना, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन रॉन्गली फॉल्स है, रॉन्गली रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है। अगला, द वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन आई ऑफ लॉ में कंसिस्ट ऑफ, वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या है, इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन के लॉ के हिसाब से किस फॉर्म में हो सकती है, मतलब कंसिडरेशन किस फॉर्म में हो सकती है। पहला, राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट ऑफ टू दी वन पार्टी। फॉरबियरेंस, डिटर्मिनेशन, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द अदर पर्सन, आइदर ए और बी या बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। देखिए पूरा समझाता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वैल्यूएबल कंसिडरेशन दोनों तरफ से हो सकती है। ऑफर को कोई भी राइट मिल जाए, इंटरेस्ट उसका कोई रीच हो, कोई फायदा हो जाए, प्रॉफिट या बेनिफिट मिले, ये ऑप्शन ए को कवर करता है। दूसरी पार्टी को फॉरबियरेंस, डिटरमिनेंट, लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करे, ये ऑप्शन बी को कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर कंसिडरेशन को कॉन्सेप्ट बायलेटरल होता है, बेनिफिट एक पार्टी को मिले और लॉस डिसीजन दूसरी पार्टी बियर करे, दोनों सिस्टम में वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी है, क्योंकि दोनों लीगल वैलिड फॉर्म कंसिडरेशन करते हैं, कंसिडरेशन है। मतलब कहने का पर्पज ये है कि एक पार्टी को फायदा हो रहा है और दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक तरीके का कंसिडरेशन का पार्ट माना जाता है, इसलिए दोनों सही, इसलिए दोनों सही है, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि भाई मेरी कार है, अब मैं अपनी कार को 5 लाख रुपए की बेचना चाहता हूँ, ठीक है, आपसे मैंने कहा भाई ये मैं 5 लाख की बेचूंगा, आपने कहा भाई मैं 5 लाख की, मैं 3 लाख की खरीदूंगा, मुझे मजबूरी पैसे की जरूरत है, तो मैंने बेच दी, कंसेंट था मेरा, मैंने बेच दी, पर नुकसान में बेचा, 2 लाख के नुकसान में बेचा, क्योंकि पैसों की जरूरत थी। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन है। जहां पर मेरे को नुकसान हो गया, आपको फायदा हो गया, 5 लाख की कार आपने 3 में खरीद ली, यहाँ पर आपको बेनिफिट हो गया 2 लाख रुपए का, ठीक है, और मेरे को 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो एक पार्टी को अगर बेनिफिट हो रहा है और दूसरी पार्टी को अगर लॉस हो रहा है, तब भी एक तरीके का कंसिडरेशन माना जाएगा, एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन है दोनों ही पार्टी की तरफ से, इसलिए बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। एन एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर, अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो क्या माना जाएगा सर, वो वॉइड माना जाता है, वॉइड अब इनिशियो माना जाता है, शुरू से ही वॉइड माना जाता है। सेक्शन 11 कहता है माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी है ही नहीं, माइनर वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता, इसलिए एग्रीमेंट लीगल नहीं होता। मोरोबी भी केस लीडिंग केस है, माइनर एग्रीमेंट को वर्डली क्लियर करता है, बाकी आपके लिए है, मैंने तो आपको समझा दिया, ये सिंपल था। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी अ माइनर एग्रीमेंट कैन बी रेक्टिफाइड बाय हिम,
कैन नॉट बी रेक्टिफाई में बिकम वॉइड एंड बिकम वैलिड। क्या होता है कि अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसकी एज कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइनर अपने पुराने एग्रीमेंट को मेजोरिटी के बाद रेक्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आंसर है कैन नॉट बी रेक्टिफाई। अगर मैं माइनर हूं, मैंने कोई एग्रीमेंट बनाया था और कुछ दिनों बाद मैं मेजर हो जाता हूं, तो अब पुराने एग्रीमेंट को मैं रेक्टिफाई करके उसको ठीक नहीं कर सकता, वो कैन नॉट बी रेक्टिफाई होगा। वॉइड एग्रीमेंट को लेटर अप्रूवल देने से वैलिड नहीं बनता है। माइनर एग्रीमेंट वॉइड होता है, वॉइडेबल नहीं। वॉइड होता है, वॉइडेबल नहीं, कि एक पार्टी का ऑप्शन इसको आगे बढ़ा ले नहीं। रेक्टिफाई के लिए वैलिड एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अगर आप कोई एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए, वो शुरू से वैलिड होना चाहिए। अब कोई एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है तो उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। अ माइनर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ सर्टेन नेसेसरी। इन सच केस एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ उसको नेसेसरी चीज खरीदने के लिए। ही कैन sue फॉर फ्रॉड, ही कैन sue फॉर cannot sue for fraud, he is liable to return the money and none of the above। इसको पढ़ो देखो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेसेसरी लेने पर माइनर की क्या लाइबिलिटी होती है। ही इज लाइबल टू रिटर्न द मनी, ही इज लाइबल टू रिटर्न द मनी। डिटेल। नेसेसरी इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, एसेंशियल सर्विस एक्सेट्रा। सेक्शन 68 कहता है कि माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं, पर अगर उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है, वेंडर कोर्ट से रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, मतलब पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है। फ्रॉड के लिए माइनर को स्यू नहीं किया जा सकता, पर इसकी लाइबिलिटी सिर्फ प्रॉपर्टी से पेमेंट करने तक का लिमिट होती है। मान लीजिए मैं माइनर हूँ, ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं माइनर हूँ, मैं भी 17 साल का हूँ और मैंने कोई एग्रीमेंट बना लिया, और एग्रीमेंट इस पर्पज से बनाया कि भैया अंकल मैं तो माइनर हूँ, मुझ पर तो केस होगा नहीं, तो मेरे को फ्रॉड हो, पर मेरे नाम पे, मेरे मादर पिता ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ले रखी है। तो अब अगर मैंने किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ ये झूठ कहते हुए कि मैं मेजर हूँ, और मैं उसके साथ एग्रीमेंट हो गया, फिर मैंने करा नहीं, और फिर मैंने कहा बल्ले बल्ले मैं तो माइनर था, तो अब वो चाहे तो मेरे ऊपर केस कर सकता है, पर मेरे पे पर्सनली कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, बट मेरी प्रॉपर्टी जो है उसको बेचकर उसका लायबिलिटी चुकाया जा सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर वॉर विथ एलियन एनिमी विथ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉर के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑब्वियस है, हमने किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब हमारे वहां से उस कंट्री से वॉर स्टार्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएंगे। वॉर बिगन होते ही एनिमी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो तो कंटिन्यूएंस अलाउड नहीं है। सच कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो गया जी, खत्म। बाकी आपके लिए पढ़ लेना। व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली asserts that a fact is true when his information does not warrant it to be so, through he believe it is true। अगर वो पर्सन किसी चीज को कह रहा है कि ये सही है और उसने उसको बिलीव भी दिला दिया है कि भैया ये सही है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बताता है कि जब आदमी अपनी इंफॉर्मेशन को बगैर फैक्ट के को ट्रू डिक्लेयर कर दे तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। ये डेफिनेशन है दोस्तों मिस रिप्रेजेंटेशन की, कि अगर भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे करा कि अगले बंदा ने उसको सच मान लिया। मैंने आपसे बोला कि भाई मेरी कार मैं बेचना चाहता हूँ और मेरी कार में आज तक 1% की प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने ये कहा कि मेरी कार में आज तक 1% की प्रॉब्लम नहीं आई है। आपने मेरी बात को सच मान लिया क्योंकि मैं एक टीचर था आपका। आपने कहा यार सर झूठ थोड़ी बोलेंगे, मैंने आपको सच साबित कर दिया और बाद में पता चला कि कार पे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्या बन जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन में पर्सन फैक्ट को ट्रू मानते हैं पर वो एक्चुअली फॉल्स होता है। गलती इंटेंशनली नहीं होती, इंटेंशनली गलती नहीं करते कि हम जान उसके, फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। जहां पर इंटेंशनली की बात है वहां फ्रॉड कंसिडर किया जाता है। ठीक है सर। इसका है मिस रिप्रेजेंटेशन। अ पर्सन मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट अमाउंटिंग। एक प्रॉमिस किया जाता है, पर्सन कह रहा हूँ, एक प्रॉमिस किया जाता है बिना किसी इंटेंशन की, मैं इसको परफॉर्म करूंगा। मैं चाहता ही नहीं उसको परफॉर्म करना, बिना इंटेंशन के मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ प्रॉमिस करा, आपने कहा सर ये कर दो, मैं आपको इतने पैसे दूँ, मैंने पैसे ले लिया, मैंने करा ही नहीं, मेरी इंटेंशन थी नहीं इसको करने की। फ्रॉड है सर, फ्रॉड, फ्रॉड करा।
बेली कौन है? अब यहाँ पर देखो वो खत्म हो गया है सर आपका, यहाँ से अब स्टार्ट हो गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब बेली हैज अ राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन ओवर द गुड बिल्ड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेली कौन से ली अप्लाई कर सकता है लाइन के लिए, अ राइट ऑफ अ पर्टिकुलर ली ओवर द गुड बिल्ड। डिटेल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बेली को सिर्फ पर्टिकुलर लेन का राइट होता है। पर्टिकुलर लेन का मतलब ही लिखवा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान भूल जाता है। बेली उन्हीं स्पेसिफिक गुड्स को होल्ड कर सकता है जिन गुड्स पर उसने लेबर, स्किल या सर्विस अप्लाई की है, जब तक उसके चार्जेस ड्यू पे या ना हो जाए। तो बेली ने भैया कुछ पैसा खर्च करा सर्विस पे, गुड्स पर, लेबर पर, अब वो जब तक उसका पैसा नहीं मिल जाएगा तो उन गुड्स को होल्ड कर सकता है, बाकी किसी ने। पर्टिकुलर ली कहते हैं इसको। जनरल ली नहीं होती, वो सिर्फ बैंकर फैक्टर, बेली के पास जनरल ली नहीं होती है, ठीक है ना, ये सब चीज नहीं है, बाकी आपके लिए है। तो ये आपके पास पर्सन है, एक बेली के पास ये राइट होता है, जब तक उसने उस गुड्स पे जितना खर्चा किया है, अगर वो खर्चे का पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा तब तक वो गुड्स को होल्ड कर सकता है, ये मतलब है। अब पोजीशन, द पोजीशन ऑफ अ फाइंडर ऑफ अ लॉस गुड्स इज दैट ऑफ, क्या मतलब है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉस गुड्स पाने वाले व्यक्ति की लीगल पोजीशन क्या होती है? बेली। एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स बेलमेंट रिलेशनशिप में आ जाता है। लॉ उसे बेली की तरह ड्यूटी देता है, रीजनेबल केयर, रिटर्न, प्रिवेंशन, उसका पोजीशन लॉफुल होता है, थेफ्ट नहीं होता। बेली की तरफ वो खर्चा रिकवर कर सकता है, बेली की तरह लेन का लिमिट राइट होता है, इसलिए फाइंडर बेली कहलाता है। ये बेली क्यों करा, इसका रीजन दिया गया कि हर चीज बेली के पोजीशन में आ जाती है भाई। अगर फाइंडर ऑफ लॉस गुड बेलमेंट रिलेशनशिप में आ जाता है, भैया मेरे लॉस गुड्स हो गए, और उसका फाइंडर जो होगा वो बेली माना जाएगा, और बेली के सारे अधिकार उसके ऊपर आ जाएंगे। अब बेली फेल टू रिटर्न द गुड्स अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन, he take reasonable care of goods but get still the goods are lost, the loss fall will fall। अब बेली ने अपने गुड्स जो है बेलर को दी, बेलर ने अपने गुड्स बेली को दिए और कहा कि भाई मुझे इस तारीख तक इस दिन में ऐसे ऐसे गुड्स मेरे को वापस कर देना। भैया उसने अपना जो बेली था उसने भाई अच्छे से अपने गुड्स को संभाल के रखा, रीजनेबल केयर रखी, फिर भी वो गुड्स खो गए। ये नहीं कि उसका इंटेंशन ना खोने का, और वो चाहता भी था कि मैं आपको अच्छे से खेल पाऊँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीजनेबल केयर के बावजूद गुड्स लॉस हो जाए तो लॉस कौन बियर करेगा? बेली करेगा भाई, जिसके पास गुड्स थे वो बियर करेगा। भाई मेरे पास आपके गुड्स पड़े थे, आपने कहा भाई मैं ये गुड्स का यूज कर लो, फिर मुझे वापस कर देना। मैंने कहा भैया ठीक है, चलो वापस नहीं भी करना, चलो भाई ये गुड्स कर आपको, मैंने रीजनेबल केयर करा और मेरे से वो खो गए, तो अब नुकसान मैं यूज करूंगा, तो मैं आपको थोड़ी डाल दूंगा बर्डन, गुड्स तो मेरे पास थे। सेक्शन 161 के हिसाब से अगर बेली के समय पर बेलर की डायरेक्शन के मुताबिक गुड्स वापस नहीं करता तो गुड्स के लॉस या डैमेज की जिम्मेदारी बेली को होता है, चाहे उसे रीजनेबल केयर की हो या नहीं की हो। समझ में आया? वो ये नहीं कह सकता यार मैंने तो संभाल के रखा था, मेरी क्या गलती यार, मैं भाई तू ही करेगा, बियर बेली ही करेगा। ए हु परचेज सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन प्लान प्लेज देम विथ सी द प्लेज इज। अब क्या प्लेज के बारे में पूछने लग गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए गुड्स का प्लेज वैलिड होता है या नहीं होता? आंसर है वैलिड होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन से बायर वॉइडेबल टाइटल ले लेता है, वॉइड टाइटल नहीं। वॉइडेबल टाइटल वाला पर्सन थर्ड पार्टी को वैलिड ट्रांसफर कर सकता है। सी ने गुड फेथ में प्लेज किए हैं, इसलिए प्लेज प्रोटेक्टेड है, लॉ इनोसेंट थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। ओरिजिनली सेलर बी सी को गुड्स वापस नहीं ले सकता जब तक सी का फॉल्ट ना हो, इसलिए प्लेज वैलिड होता है। समझ में आया? कहने का पर्पज ये है कि देखो जब बात मिस रिप्रेजेंटेशन की आई कि भाई मिस रिप्रेजेंटेशन केस के अंदर अगर मैंने गुड्स प्लेज करे मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो इसमें वॉइडेबल ऑप्शन होता है, वॉइड तो है नहीं, वॉइडेबल है। अब उसकी मर्जी है, या तो कैंसिल कर दे या फिर वो करेक्ट कर दे। अगर वो उसको आगे ले आ रहा है तो फिर वो एक वैलिड प्लेज माना जाएगा, एक वैलिड प्लेज माना जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, a contract of indemnity, a contract of indemnity is a contingent contract, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इंडिमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडिमिनिटी में प्रोमिसर तब पे करता है जब लॉस अकर हो, लॉस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है, इसलिए कंटीजेंट इवेंट कहलाता है। भाई इंडिमिनिटी में प्रोमिसर तब पे करता है जब लॉस अकर हो,
भाई लॉस होगा तो प्रिपेयर करूंगा, लॉस एक फ्यूचर इवेंट है, और फ्यूचर इवेंट है तो कंटीजेंट है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, एक इंडिमिनिटी को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एज दैट गिवन इन 1872 इंक्लूड्स क्या क्या करता है, ये क्वेश्चन कहता है डेफिनेशन में कौन सा केस इंक्लूड होते हैं पूछ रहा है। फाइनेंशियल केस वेयर द लॉस इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, ये इंक्लूड होता है। एग्जांपल देखो, सेक्शन 124 इंडिमिनिटी को डिफाइन करता है, लॉस कॉज्ड बाय द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, एक्सीडेंट या नेचुरल इवेंट इंडिमिनिटी में इंक्लूड नहीं होते हैं, नहीं होते, वो इंश्योरेंस का कंसेप्ट है। ठीक है जी, पहला वाला ये वाला, ये वाला कराना। इंडिमिनिटी में मेन पर्पस लॉस अगेंस्ट रॉन्गफुल एक्ट कवर करना होता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इम्यूनिटी दोनों पॉसिबल है। इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ में डेफिनेशन इंग्लिश लॉ के से नैरो है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन वही है जिसमें कंडक्ट ऑफ प्रोमिजर और अदर पर्सन दिया गया है। बुक का आंसर पता है क्या लिखा हुआ है इसमें, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में दे रखा है ये, जबकि ये आंसर नहीं है, इसका लिखा है, कह रहा बुक का आंसर एक्सप्रेस प्रॉमिस टू इन्वेंट दिया हुआ है, ये एक टेक्निकल सही नहीं है। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के 124 के डेफिनेशन को एग्जैक्ट फॉलो करें तो एक्चुअल डेफिनेशन कहती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी मींस अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इस डेफिनेशन के अंदर एक्सप्रेस प्रॉमिस का मेंशन नहीं है, इम्प्लाइड प्रोमिस का मेंशन नहीं है, एक्सीडेंटल लॉस का मेंशन नहीं है, ये सिर्फ ये क्लियरली लिखा है लॉस मस्ट बी कॉज्ड कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, ये डेफिनेशन में ये क्लियर लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा लिख भी दिया। तो यहां पर जो इसका ये आंसर है सर, इसका डेफिनेशन के हिसाब से आंसर ये है, पर बुक के अंदर ये दे रखा है, तो ये एक्सप्रेस की बात ही नहीं हुई है वहां पर, ना इम्प्लाइड की बात हुई ना एक्सप्रेस की बात थी, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, जो मेनली कहानी जो डेफिनेशन लिखी गई है वो इसमें लिखी गई है, देखो इसलिए मैंने बुक का आंसर क्यों गलत है उसका रीजन भी दे दिया, कि जो एक्चुअल डेफिनेशन में लिखा हुआ है लॉस कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, लॉस कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन सेक्शन 124 आप खोल के देख लीजिए। बुक में आंसर गलत भी दे रखे, इसलिए जहां जहां गलत है वहां वहां गलत क्यों है उसका भी मैंने लॉजिक लिख दिया। तो फिर बुक ने एक्सप्रेस प्रॉमिस क्यों लिखा है, कुछ बुक में थ्योरी, इसमें क्यों लिखा हुआ है एक्सप्रेस प्रॉमिस, इसलिए लिखा है कि कुछ बुक के अंदर थ्योरेटिकली, ये मैंने लिख भी दिया कि भाई इन्होंने इस पॉइंट को आंसर क्यों डाला हुआ है। कुछ बुक में थ्योरी सिंपली करने के लिए लिख देते हैं इंडिमिनिटी मेनली एक्सप्रेस प्रॉमिस देता है, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट की वजह से करेक्ट ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इंडिमिनिटी एक्सप्रेस भी नहीं है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, लेकिन एक्ट की डेफिनेशन एक्सप्रेस को स्पेसिफिकली कंसिडर नहीं कर रही। भाई बुक्स के अंदर एक सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं कि जो आपके पास इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, सिंपल फॉर्म के लिए, बट जो एक्ट की डेफिनेशन है वो एक्सप्रेसली कर ही नहीं रही। अगर एक्ट की डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो वो बता ही नहीं रही डेफिनेशन के अंदर कि यहाँ पर एक्सप्रेस प्रॉमिस का वर्ड का यूज ही नहीं करा ना इम्प्लाइड के। तो एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लॉ आईसीए की डेफिनेशन के हिसाब से आपका आंसर जो है वो लास्ट वाला सही है। ठीक है जी, मैंने लिख भी दिया है कि बुक के आंसर को इग्नोर कर दो और लास्ट वाले आंसर को एक ओके करो, वही आपका आंसर सही माना जाएगा। वेयर देयर इज अ कोर्स श्योरिटी आर रिलीज बाय द क्रेडिटर वन ऑफ देम, क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कोर्स श्योरिटी को रिलीज करने से बाकी श्योरिटी पर क्या इफेक्ट होता है। डज नॉट डिस्चार्ज द अदर कोर्स श्योरिटी, एग्जाम्पल इन डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिविजिबल लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्रेडिटर अगर एक श्योरिटी को रिलीज करे तो अदर का लायबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, बाकी श्योरिटी अपने अपने पोर्शन में लाइबल रहते हैं, रिलीज सिर्फ रिलीज श्योरिटी के शक शेयर तक होता है, लीगल प्रिंसिपल फेयरनेस और क्रेडिटर प्रोटेक्शन पर बेस्ड, इसलिए दूसरा को श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होते हैं। श्योरिटी का मतलब है कि भाई वो बेसिकली श्योरिटी दे रहा है, तो वेयर देयर आर को श्योरिटी रिलीज बाय द क्रेडिटर वन ऑफ देम,
दोबारा पढ़ लो एक बार। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिजिबल लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आपने कहीं पर गारंटी दी है तो वो एक डिविजिबल लायबिलिटी क्रिएट करेगा। क्रेडिटर अगर एक श्योरिटी को रिलीज करे तो अदर का लायबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती है। भाई आपने और मिलकर मैंने मिलकर गारंटी दी। लेट्स सपोज कि भाई क्रेडिटर ने कहा भाई तुम्हारी गारंटी अब खत्म होगी, तुम हमको हम रिलीज कर दे आप तो। इसका मतलब नहीं है कि अगर एक पार्टी की गारंटी खत्म कर दिया, एक पार्टी को रिलीज कर दिया गया उसकी लायबिलिटी से, तो दूसरे पार्टी की भी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, ये नहीं। इसलिए दूसरे पार्टी की पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो डज नॉट डिस्चार्ज द अदर को श्योरिटी। उसकी लायबिलिटी पे कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर एक पार्टी की लायबिलिटी में डिस्चार्ज आ जाए तो वो श्योरिटी पे कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी लायबिलिटी की वैसे ही रहेगी। A guarantee obtained by the creditor by keeping silence as to the material circumstances is, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी क्रेडिटर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए बिना गारंटी ले ले तो गारंटी वैलिड होती है या नहीं। जब भी क्रेडिटर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए बिना गारंटी ले ले, बिना गारंटी ले तो गारंटी वैलिड होती है या नहीं, इनवैलिड होती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 143 के मुताबिक अगर क्रेडिटर मटेरियल फैक्ट को जानबूझकर छुपाकर श्योरिटी से गारंटी लेगा तो ऐसी गारंटी वैलिड नहीं होती है। रीजन, गारंटी कैसी होनी चाहिए? अटमोस्ट गुड फेथ होनी चाहिए, पर बेस्ड होनी चाहिए। भाई गारंटी तब लो जब आप उसको सारी बातें बता दो। अगर कोई चीज छुपा कर आप उससे गारंटी ले रहे हो तो फिर वो गलत चीज, फिर वो गलत चीज है दोस्तों, ठीक है ना? फिर वो इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? इनवैलिड। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है? बेसिकली क्रिएट ओनली लीगल ऑब्लिगेशन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट नहीं होता पर कोर्ट ऑब्लिगेशन इंपोज करती है, कोर्ट ऑब्लिगेशन इंपोज कर देती है। ये इनजस्ट इंट्रीटमेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पार्टी ने कंसेंट नहीं दिया होता है, कोर्ट फेयरनेस के लिए रेमेडी देती है। लीगल ऑब्लिगेशन कंपनसेट करने के लिए होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तब लगाया जाता है जब एक पार्टी को कंपनसेट करना होता है, तो इसलिए दूसरी पार्टी पे इंपोज कर दिया जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बहुत डिटेल में 70 तक करेंगे दोस्तों आज, ठीक है। When an agreement is discovered to be void, any person who has received any advantage such agreement, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ही मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉइड एग्रीमेंट का बेनिफिट वापस करना पड़ता है या नहीं करना। वॉइड एग्रीमेंट का जो बेनिफिट, अब अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड हो गया और आप एक पार्टी को बेनिफिट हो गया तो उस बेनिफिट को वापस करना होगा नहीं होगा? इज बाउंड टू रीस्टोर इट। मतलब सेक्शन 65 कहता है कि वॉइड एग्रीमेंट में प्रॉम्प्ट एडवांटेज रिस्टोर करना पड़ता है। लॉ इनजस्ट इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं करता है। अगर एक पार्टी को बेनिफिट मिल गया तो वो रिटेन नहीं कर सकती। रीस्टोरेंट प्रिंसिपल अप्लाई होगा, पार्टी को ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना होता है, इसलिए एडवांटेज रिटर्न करना मैंडेटरी है। ओरिजिनल पोजीशन वापस लेगा जहां पर वो पहले था। तो अगर मान लीजिए आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। तो अगर मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट मिल गया, मैं उस बेनिफिट को आपको वापस करूंगा, ठीक है, और मैं ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाऊंगा जहाँ मैं पहले था, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिस्टोर करना होता है। वो बाउंड है उसको वापस करने के लिए, इज बाउंड टू रिस्टोर इट। अ माइनर हैज सप्लाई नेसेसरी ऑन क्रेडिट, क्या मतलब हुआ? एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइनर नेसेसरी लेने पर कैसे लायबल होता है। ही स्टेट हिज लायबल। अभी हमने डिस्कस करा कि माइनर पर्सनल लायबल नहीं होता क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड होता है। सेक्शन 68 कहता है कि नेसेसरी के लिए माइनर की प्रॉपर्टी लायबिलिटी होती है, वेंडर कोर्ट को माइनर स्टेट पर रिम्बर्स ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो किसी छोटे बच्चे को केयर टेक कर रहा है। अब उसको रोजाना खाना खिलाना, फूड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो नेसेसरी चीज है। तो फ्यूचर के अंदर जब वो 18 साल का हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर उस पर्सन ने जो केयर टेकर था उसको वापस दिया जाएगा उसका पैसा। वो चाहे तो ले सकता है अगर मर्जी है, नहीं चाहे तो छोड़ सकता है। कहेगा भाई मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो अपनी खुशी से पाल रहा था। कहेगा नहीं भैया, मैंने इतना काम किया, तुम्हारी 18-21 साल तक तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें सब कुछ दिया, सारी नेसेसरी चीजें दी है, तो मेरा भी कुछ ना कुछ पोर्शन बनता है। जो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है उसका पोर्शन बनता है, उतना तो बनता है जितना मैंने आपको नेसेसरी फूड प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है नहीं। तो इसकी स्टेट लायबल होगी, पर्सनली माइनर लायबल नहीं होगा। उसकी जो प्रॉपर्टी उसको बेचकर अपनी चीजों को जो जो उसको प्रोवाइड करा वो आप रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से। तो 70 तक हमने डिस्कस कर लिए है।
ठीक है, काफ़ी बड़े हैं, टाइम लगेगा इसके अंदर। 50 कर लिया आज की क्लास में, 50 भी नहीं करे हैं। 50 नहीं करे, 40 करे हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आराम आराम से करना पड़ेगा ना, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, बोरियत हो जाती है। थ्री 395 है टोटल, है ना। तो अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं आपके लिए, 395 में से मैंने आपको 70 करा दिया, 325 हो गया। तो 5 क्लास इसके बाद और लगती है इसमें, अगर हम 65 एमसीक्यू एक क्लास में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 65 एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट 65 एमसीक्यू हम और डिस्कस करेंगे। 65 से 70 एमसीक्यू हर क्लास का टारगेट रखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।